नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है राखी पर गिफ्ट में ननद को भाभी देती थी अपना उतरन। बहन ने दिया भाई को कुछ ऐसा जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंजू अपने पति सौरभ से चहकते हुए बोली, सुनिए जी, इस बार ममता को कहना कि आप ही राखी पर उसके घर आ जाएंगे। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ देने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी अलमारी में बहुत पुराना सूट रखा है, ओल्ड फैशन हो चुका है, वही ममता को दे दीजिएगा। अगर ममता ने कुछ कहा तो कह देना तेरी भाभी अपने मायके गई हुई है, पर तुम्हारा भाई तो है। अब फिर यह बहाना। आप ज़्यादा मत सोचिए, जितना कहा है बस उतना ही कीजिए। पहले तो बाबूजी की वजह से ममता को मना नहीं कर पाते थे, पर अब तो वह भी नहीं रहे। इस बार उसके आने की कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों इतना तामझाम करना। अगर उसकी आदत बिगड़ गई तो फिर मरते दम तक सर पर चढ़ी रहेगी। राखी बीत गई और जैसा मंजू ने कहा था सौरभ ने भी वैसा ही किया। लगभग 2 साल पहले की बात थी, जब ममता हर रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने आती थी। ममता के पिता इसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे, पर अभी कुछ ही महीने हुए उसके पिता को गुजरे हुए और उसके भैया भाभी ने ममता के न आने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका है। पर यह तब की बात है जब दिनेश जी जीवित थे। एक दिन अचानक ममता अपने भैया भाभी के यहाँ पहुँच जाती है। अरे ममता, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? मंजू ने पूछा। भाभी, अचानक से घर में बहुत तंगी आ गई है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खाने को भी नहीं मिल पा रही। मैं भैया को फ़ोन पर कही थी कि कुछ पैसों का इंतज़ाम कर देते तो मैं जैसे तैसे करके उन्हें जल्दी ही लौटा दूंगी, लेकिन फ़ोन पर हमारी बात ठीक से हो नहीं पाई थी, इसीलिए मैं खुद ही चली आई। दोनों की बातें सुनकर दिनेश जी भी वहाँ आ जाते हैं। तभी उन्होंने अपने बेटे सौरभ को बुलाया। दिनेश जी बोले, सौरभ बेटा, क्या इसने तुझसे फ़ोन पर पैसों की बात की थी? हाँ पापा, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पैसे नहीं हैं। सौरभ ने खींचते हुए कहा, अच्छा बेटा, तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करता हूँ। मेरे पास तेरी माँ के सोने की चैन रखे हैं, उन्हें बेचकर अभी के लिए तेरा काम निकल जाएगा। दिनेश जी ने कहा, क्या कहा आपने? आप माँ के गहने इन्हें दे देंगे? यहाँ बेटे के सर पर बैठकर खा रहे हो और गहने देंगे बेटी को? वाह बाबूजी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर आपने ऐसा किया भी तो फिर रहना अपनी बेटी के साथ। मंजू ने अपनी आंखें तैरते हुए कहा, अब इस उम्र में बेचारे दिनेश जी और कहाँ जाते। वह चाहकर भी अपने बेटे बहू के आगे कुछ ना कर पाए। उल्टा उनके हाथ से सोने की चैन लेकर मंजू ने उन पर कब्जा कर लिया। उन दिन तो ममता वहाँ से चली गई, पर वह इस दिन को हमेशा याद रखेगी। यह सोचकर वह अपने मन में कुछ ठानती है। दिन बीतते गए और सब कुछ सामान्य लगने लगा। इसी बीच दिनेश जी भी चल बसे। दिनेश जी की वजह से ममता उस घर में आती थी, फिर उसका आना भी लगभग बंद हो गया। उसके भैया भाभी का यह बर्ताव चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। फिर उसे अपने भैया भाभी के बारे में एक और बात पता चली। ममता एक दिन हॉस्पिटल आई हुई थी, तभी उसे उसकी पड़ोसन मिल गई। वह उसे बताती है उसकी भाभी उसके पिता को बहुत सताती थी और कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी।
जिस दिन उनकी मौत हुई उसके ठीक एक दिन पहले घर में काफ़ी बवाल मचा था। वह सब उसकी भाभी ने ही किया था। दिनेश जी रो रहे थे। अगली सुबह ही उनके मरने की खबर मिली। ममता को उनकी बातें सुनकर इतना तो यकीन हो गया था कि पापा को इन्होंने ही कुछ किया होगा। अब उसने ठान लिया इस बात की गहराई तक जाने की। फिर एक दिन सौरभ को एक कॉल आती है जहां उसे बताया जाता है कि उसके पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, इसे वह बेचना चाहते थे। सारे कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी थी, पर एक कागज़ पर उनके दस्तखत करने रह गए थे और अचानक से उनके मरने की खबर मिली। हमें पता चला है कि उन्होंने ज़मीन की नॉमिनी अपनी बेटी को बनाया है। उसके दस्तखत करने से भी काम चल जाएगा। मंजू और सौरभ दोनों हैरान रह जाते हैं कि पिताजी के नाम से एक ज़मीन भी थी जिसको उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि नॉमिनी भी अपनी बेटी ममता को बनाया। उन दोनों का खून खौलने लगा, पर अपने गुस्से को दबाकर उन्होंने फिर इस आदमी से पूछा, कितने में बिकी है ज़मीन? जी तकरीबन 80 लाख में। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। 80 लाख सुनकर तो दोनों का मुंह खुला रह गया, पर परेशानी यह थी कि ममता इसकी नॉमिनी थी। फिर क्या था? ममता को फ़ोन लगाया गया। क्या बात है ममता, अपने भैया भाभी को भूल गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज़ हो? उस वक्त मेरे हाथ खाली थे बहन, इसीलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की, तो वह बाबूजी के इलाज में ही लगने वाले थे, इसीलिए उन्हें देने से रोका था। पर अब जब पापा ही नहीं रहे तो छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दरअसल बाबूजी का लीवर खराब हो चुका था और उनके इलाज में भी काफ़ी खर्च हो रहा था, जिसे हमें इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया क्योंकि तू पहले से ही परेशान है और यहाँ का ज़्यादा चिंता ना करे, इसी वजह से, सौरभ ने कहा। फिर उसके भाभी मंजू फ़ोन लेकर कहती है, नेहा अब तो तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया ना? क्या अभी भी अपने भाई भाभी से नाराज़ हो? हमसे मिलने नहीं आओगी? हाँ भाभी, मैं बेवजह ही आप लोगों को गलत समझ रही थी, पर पता है भाभी, मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी। कल ही आती हूँ मैं घर। अगले दिन ममता आती है। काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद सौरभ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर दूँ। यहाँ जो भी है हम दोनों का है। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ का सब कुछ आपका है। मुझे किसी ने फ़ोन पर बताया पापा के कोई ज़मीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए, तभी वह ज़मीन बिकेगी, इसीलिए मैं यहाँ आई। भैया मैं साइन कर दूँगी। सच कहूँ मुझे यह सब नहीं चाहिए। वैसे भी पापा के इलाज में आपका काफ़ी खर्च हो गया है, यह सब आप ही रख लेना। सौरभ और मंजू के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वह ममता को छोड़कर अपने कमरे के अंदर आ गए और दोनों हंसने लगे। मंजू बोली, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। बाबूजी को भी रास्ते से हटा दिया, उनकी सारी जायदाद भी मिल गई और बेटी के लिए छुपाकर जो ज़मीन उन्होंने खरीदी थी, आज इस बेवकूफ़ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहाँ हम सोच रहे थे कि पता नहीं उसे कितना मनाना पड़ेगा, पर यह बेवकूफ़ तो आगे से चलकर सब कुछ खुद हमें दे रही है। हम लोगों को अपना हमदर्द समझ रही है। मानना पड़ेगा मंजू, काफ़ी दिमाग पाया है तुमने। पापा को लीवर की दिक्कत थी, यह बात तो ठीक है, पर बाबूजी भी इतनी जल्दी मर जाएंगे यह हमें पता नहीं था। अरे मैंने पहले ही कहा था लीवर की दिक्कत है,
इस बुढ़ापे में अगर उन पर हम सभी पैसे लगा देंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा। उन्हें तो पैसे वैसे भी मरना ही था, तो इलाज में बेवजह पैसे क्यों लगाते। हमारे वह पैसे भी बच गए, ज़मीन भी मिल गई, और हमसे छुप के उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी आज उसके पैसे भी हमारे हो जाएंगे। चलो, हमने बाबूजी को मुक्ति ही दिलाई है। उम्र तो हो ही गई थी, ऊपर से जाने और कितनी बीमारियां उन्हें घेरी हुई थी। उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी। सौरभ ने कहा, चलो चलो बाहर, अब इस नकचढ़ी को भी पटाक कर रखते हैं। एक बार यह साइन कर दे, फिर इसे ऐसे यहाँ से अलविदा कहेंगे कि यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी ममता कहती है, भैया वह आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है, आधे घंटे में साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप सब देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, सौरभ ने कहा। फिर वह आदमी आता है और एक कागजात पर ममता साइन करती है। आगे वह आदमी कहता है, ममता जी, आपने जिस भी अपनी जगह नॉमिनी चुना है उसे भी साइन करना होगा। इस पर ममता सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, लो भैया आपकी साइन कर दो। सौरभ तो 80 लाख की खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। वह इतना खुश था कि आओ देखा न ताओ, और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वकील, यह काम तो हो गया, बाकी के काम भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, कहकर चला जाता है। ठीक है भैया, अब मेरा भी काम खत्म हो गया तो मैं भी चलती हूँ। भाभी, आपसे काम था, आप लोग ही अब मेरा मायका हो। अब गलतफहमी दूर हो गई है तो मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस घर के हर एक कोने में माँ बाबूजी की यादें हैं। आप लोगों से एक विनती है, माँ बाबूजी के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ आऊँगी वहीं रहूँगी, ममता ने कहा। तो सीधे सीधे कहो ना, अपने लिए यहाँ एक स्पेशल कमरे का इंतजाम कर रही हो, इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती हो। फिर यह सब इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें। मंजू ने चिढ़ते हुए कहा, अरे भाभी रुको ज़रा, अभी तक वह ज़मीन भैया के नाम हुई भी नहीं है और इतनी जल्दबाजी करना सही नहीं। थोड़ी देर और रुक जाती, फिर अपना असली चेहरा दिखाती। मुझे भी मज़ा आ रहा था तुम दोनों का यह ढोंग देखकर। मुझे तो लगा इतने समझदार तो तुम लोग हो गए ही। अच्छा ठीक है, मेरी छोड़ो, मैं यहाँ सब कुछ तुम लोगों का देता हूँ। भैया बाहर जाकर दरवाज़ा खोलो, देखो मैं राखी का तोहफा लेकर आई हूँ। हर बार तो मुझे भाभी के रिजेक्ट किया हुआ सूट ही देते आए हो, पर आज तुम्हारी यह बहन तुम्हें वह तोहफा देगी जिस चाह कर भी तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जब दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो पुलिस वहाँ खड़ी होती है। वह सौरभ और मंजू को दिनेश जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आई थी। यह सब क्या है ममता? क्यों भाभी, जिस तरह से आप लोगों ने बाबूजी को तड़पा तड़पा कर मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद भी आपकी यह पूछने की हिम्मत हो रही है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप बाबूजी को भूखा रखती थी, उनका इलाज तक नहीं कराया आपने। अब दोनों रहना जेल में भूखे, तब तुम्हें शायद बाबूजी की तकलीफ़ का पता चलेगा। और हाँ, पापा ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी थी, यह तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मैंने सारा खेल रचा था और तुम दोनों मेरे चंगुल में फंस गए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, और सबूत मैं आपको देती हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम दोनों को उम्र भर की कैद न दिलवाई तो मैं भी अपने पापा की बेटी नहीं। यह कहकर
ममता दोनों को दो दो तमाचे जड़ देती है और कहती है, तुम दोनों को अपना भाई भाभी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अब जेल में बैठकर गिनते रहना 80 लाख रुपए। पुलिस दोनों को पकड़कर घसीट कर ले जाती है और दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।